नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की विशेष पेशकश न्यूज नाउ में। अपने इस खास बुलेटिन में हम सभी महत्वपूर्ण खबरों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं, खबरों के पीछे की सच्चाई भी आप तक पहुंचाते हैं। आज हमारी नजर किन अहम खबरों पर होगी, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात आंध्र प्रदेश और ओडिशा की करेंगे, जहां आज नई सरकारों का गठन हो गया है। उसके बाद रायबरेली के बाद वायनाड पहुंचे राहुल गांधी की दुविधा की चर्चा करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि कैसे एक बार फिर सीमा पार से आतंकियों ने न सिर्फ घुसपैठ की बल्कि हमले को भी अंजाम दिया। और अंत में उस मंदिर की बात करेंगे जहां एक महीने में 17 करोड़ से ज्यादा का दान चढ़ा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। 9 जून को केंद्र सरकार के शपथ ग्रहण के बाद आज 2 राज्यों को भी अपनी नई सरकारें मिल गई हैं, और वो 2 राज्य हैं आंध्र प्रदेश और ओडिशा। पहले बात आंध्र प्रदेश की करेंगे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। बतौर सीएम चंद्रबाबू नायडू का यह चौथा कार्यकाल है। वहीं पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। ये चौथी बार है जब चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद दूसरी बार वो सीएम बन रहे हैं। आंध्र के विभाजन से पहले नायडू साल 1995 में पहली बार सीएम बने और उन्होंने लगातार 9 सालों यानी 2004 तक राज्य का नेतृत्व किया। उसके बाद वो दूसरी बार साल 2014 में सीएम बने। భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో निर्वाहिस्ताननी। चंद्रबाबू नायडू के अलावा उनके बेटे और टीडीपी महासचिव नारा लोकेश, जनसेना पार्टी की ओर से पवन कल्याण और बीजेपी की तरफ से सत्य कुमार यादव समेत गठबंधन के कई विधायकों ने शपथ ली। आंध्र प्रदेश की 175 सदस्यीय विधानसभा में टीडीपी के पास 135 विधायक हैं, जबकि उसकी सहयोगी जनसेना के पास 21 और बीजेपी के पास 8 विधायक हैं। विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पास 11 विधायक हैं। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए का जलवा देखने को मिला, जब कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू शामिल हुए। साथ ही अन्य घटक दलों के नेताओं में से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, अपना दल से अनुप्रिया पटेल ने भी समारोह में हिस्सा लिया। शपथ ग्रहण के दौरान पीएम मोदी और चंद्रबाबू नायडू के बीच गर्मजोशी देखने को मिली। इस दौरान एनडीए के साथियों ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। यहाँ की जनता देखी मैंने बहुत काफी खुश है और चंद्रबाबू नायडू जी ने आज चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हुई है। एक उनकी हिस्टोरिकल विक्ट्री है, क्लीन स्वीप उन्होंने इस चुनाव में किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी, गृह मंत्री जी भी, सभी लोग उपस्थित थे, नड्डा जी थे और बहुत ही शानदार ये ओथ सेरेमनी जो है वो हुआ है। और निश्चित रूप से एक ये भी बात है कि यहाँ तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू जी और उनके सभी सहयोगी उन्होंने बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की है, क्लीन स्वीप कर दिया है। और केंद्र सरकार में आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसलिए भी उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। ये भी बड़ी बात है हमारे लिए। हम सब एनडीए के सब घटक मेंबर हैं और हम सब लोग मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए, सब लोग उनका हाथ मजबूत करने के लिए, जैसे शिवसेना पार्टी महाराष्ट्र से वैसे आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू और उनके सभी सहयोगी, इन्होंने भी एक देश के लिए मोदी जी को सपोर्ट किया है
इसलिए मैं चंद्रा बाबू जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। Congratulations to the new Chief Minister, Honorable Shri Chandrababu Naidu ji, and also Pawan Kalyan ji. Both of them are now going to lead the state, and I think I extend my heartiest greetings on behalf of my party, Apna Dal, to the party cadre of Telugu Desam Party and Jan Sena, and also the Bharatiya Janata Party, who have worked very hard to win this election. And all the people who've been sworn in today will be part of the new Council of Ministers. I wish them all the best, and I'm sure they will do very good work for the people of Andhra Pradesh. Today is the swearing in of Shri Chandrababu Naidu Garu as the Chief Minister of Andhra Pradesh. He is a very dynamic leader, a visionary who has transformed the face of erstwhile Andhra Pradesh, and I'm sure there will be a new era of development in Andhra Pradesh under his leadership. And Pawan Kalyan ji also, he has changed the way people think about politicians. He is a very dynamic person. So I'm sure this team of Chandrababu Naidu and Pawan Kalyan will really do good work and transform Andhra Pradesh in the तो लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर आंध्र प्रदेश की कमान चंद्रबाबू नायडू को मिल गई है। अब उस राज्य की बात करेंगे जहां इस बार कमल ऐसा खिला कि बीजेपी पहली बार सत्ता तक पहुंच गई। ओडिशा के क्यूझर से विधायक मोहन चरण मांझी ने राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। उनके साथ केवी सिंह देव और प्रभाती परिदा ने राज्य के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही ओडिशा में पहली बार एक सीएम, 2 डिप्टी सीएम और 13 मंत्रियों की सरकार बनी है। शपथ ग्रहण समारोह शाम 5 बजे शुरू हुआ। इस कार्यक्रम को भुवनेश्वर के जनता मैदान में आयोजित किया गया। शपथ समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। साथ ही ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक भी इस समारोह में मौजूद रहे। श्री मोहन चरण माझी ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिबी, ओडिशा राज्यर मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतरकरण रे निर्वाह करिबी एवं बिना भय बा पक्षपात रे, बिना अनुराग बा देश रे सबु प्रकार लोकंक प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय प्रदान करिबी। मु श्री मोहन चरण माझी ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे जो विषय राज्यर मुख्यमंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिबो बा मते ज्ञात हबो ताहाकू एपरी मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमित्त जेपरी आवश्यक हबो तत् भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति माननकू जणाइबी नहीं बा प्रकट करिबी नहीं। मोहन चरण मांझी के नाम का ऐलान 11 जून को हुई विधायक दल की बैठक में किया गया। बीजेपी ने वरिष्ठ पार्टी नेता राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को ओडिशा में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। सीएम मोहन मांझी और डिप्टी सीएम कनक वर्धन सिंह देव ने शपथ ग्रहण से पहले क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जो आज उड़ीसा में ओडिया अस्मिता का बारे में प्रश्न आ गया और उड़ीसा अस्मिता आज जैसे एक संकट में पड़ गया, इसके लिए ओडिशा अस्मिता को किभली भाव कैसे उनको फिर सुधारा जाए, इसलिए उड़ीसा सरकार ने अभी
शपथ लेने के बाद सरकार फॉर्मेशन टोटली होने के बाद निश्चित रूप से पहला हमारा काम है उड़ीसा अस्मिता कैसे बजाई रहे और उनके लिए तो लोगों का सम्मान मिले, उनका सेवा और उनका कल्याण का काम, उनका विकास का काम कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा और उनका अस्मिता को बजाय रखा जाएगा। इसलिए निश्चित रूप से सरकार आने के ही पहले काम वो उड़िया अस्मिता के लिए वो काम करेगा। सर, कैबिनेट मीटिंग में सबसे पहली बैठक पे क्या निर्णय लिया जाएगा? वो क्या लिया जाएगा वो आपको उचित समय पर आपको बताया दिया जाएगा। थैंक यू। जनता अभी थोड़ा सा उनका 24 वर्षों का जो लास्ट गवर्नमेंट था इसलिए जनता दुखी है, उनका आधा पेट भरा उनका मन में उनका है, इसलिए वो उनका व्यक्त में बोल दिए। तो जो नया सरकार आ रहा है हमारा डबल इंजन सरकार और मोदी जी का जो मोदी गारंटी है उसी गारंटी के लेते हुए उड़ीसा सरकार में भी निश्चित रूप से जो लोग नीचे हैं उनका प्रॉब्लम सारी पड़े हुए हैं उनको समाधान करने के लिए ये सरकार जरूर करेगी। Our work starts from point zero. The moment we finish our oath, we are going to start working on the promises made to the people through our election manifesto or by the Honorable Prime Minister or Shri Amit Shah ji and others. जो 4.5 कोटी उड़ीसा लोगों को उड़ीसा अस्मिता कथा को नहीं करी हमें we had gone to the people seeking their blessings. They have been kind to give us that opportunity of coming to government for 5 years, and we have to now get down to delivering on the promises made to the people. That in itself shows that the commitment made by the Honorable Prime Minister that he would come for the swearing-in ceremony of the Odia Puo, who is going to become the next Chief Minister. He is coming, keeping his commitment to the people of Orissa. Not only that, the Honorable Prime Minister has even gone to the extent of saying that Orissa will become the #1 state in the नवीन पटनायक के 2 दशक से भी ज्यादा के राज को खत्म करके बीजेपी ने ओडिशा में असाधारण जीत हासिल की है। अब बात राहुल गांधी की करेंगे। केरल की वायनाड सीट से लगातार दूसरी बार सांसद चुने जाने के बाद राहुल गांधी वायनाड पहुंचे। दूसरी बार जनप्रतिनिधि चुने जाने पर राहुल ने वायनाड की जनता का आभार जताया, साथ ही अपनी इस दुविधा का भी इजहार किया कि रायबरेली और वायनाड से जीतने के बाद वो कौन सी सीट छोड़ें और कौन सी रखें। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पिछली बार की तरह इस बार भी 2 सीटों से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली। वायनाड पर 26 अप्रैल जबकि रायबरेली सीट पर 20 मई को वोटिंग हुई थी। 4 जून को आए नतीजों में राहुल गांधी ने दोनों सीटें ही अच्छे मार्जिन से जीती थी। जीत के बाद आभार जताने के लिए राहुल और उनकी बहन प्रियंका गांधी मंगलवार को रायबरेली पहुंचे, जहां कांग्रेस को मिले समर्थन के लिए दोनों ने जनता का आभार जताया। इसके बाद बुधवार को राहुल ने वायनाड में रोड शो निकाला और एक जनसभा को संबोधित किया। यहां भी मिले समर्थन के लिए राहुल ने जनता का धन्यवाद किया, साथ ही ये भी पूछ लिया कि वो कहां से सांसद रहे। राहुल का कहना था कि वो दुविधा में हैं, रायबरेली चुने या वायनाड। Now I have a dilemma in front of me. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ വലിയ ഒരു ധർമ്മ സങ്കടമുണ്ട്. The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മസങ്കടം ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ റായ്ബറേലിയിലെ പാർലമെന്റ് അംഗമാവുമോ ആയി തുടരുമോ അതോ വയനാട്। जब राहुल ने वायनाड की जनता से पूछा कि वो वायनाड से सांसद रहें या रायबरेली से, तो भीड़ से आवाज आई वायनाड की। भीड़ के उत्साह को देखते हुए राहुल ने कहा कि उनके फैसले से वायनाड और रायबरेली दोनों खुश होंगे। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि आपने पीएम को 400 पार कहते हुए सुना होगा। फिर वो नारा गायब हो गया और 370 का नारा दिया गया, उसके बाद वो भी गायब हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम कहते हैं कि मुझे परमात्मा ने इस धरती पर भेजा है। मोदी जी के पास एक अजीब परमात्मा है। उनका परमात्मा उन्हें अडानी और अंबानी के पक्ष में निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है, जबकि मेरा भगवान देश की गरीब जनता है।
Unfortunately, like the Prime Minister, I am not guided by God. ദൗർഭാഗ്യകരമായി എനിക്ക് ധർമ്മസങ്കടമുള്ള എന്റെ കാര്യം പറയും. പ്രധാനമന്ത്രിയെ പോലെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ദൈവമാണ്. പക്ഷെ എന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ I am a human being. ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്. You know, you saw in the election first the Prime Minister said 400 par. നിങ്ങൾ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് കണ്ടു കാണാം, പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു 400-ലധികം വോട്ടുകൾ, 400-ലധികം സീറ്റുകൾ. After that 400 par disappeared and 300 par came. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ 400-ലധികം കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ 300-ലധികം സീറ്റുകളായി. After that 300 par disappeared. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ 300-ലധികം സീറ്റുകളും അപ്രത്യക്ഷമായി. And then he gave a speech where he said, I am not biological. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി. ആ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെയൊക്കെ പോലെ ഞാൻ ജൈവികമായി, അതായത് ജീവശാസ്ത്രപരമായി ശാരീരികമായി ഉണ്ടായ ആളല്ല. He said, after my mother passed away, I realized that I am not a biological person. എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ പോലെ ശാരീരികമായി, അതായത് ജീവശാസ്ത്രപരമായി ഉണ്ടായ ഒരാളല്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായതെന്നാണ് നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞത്. I don't take any decision. ഞാൻ ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കില്ല. I have been put on this earth by Paramatma and he takes all the decisions. എന്നെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വിട്ടത്, ഒന്നാമത് ഞാൻ ജീവശാസ്ത്രപരമായി ഉണ്ടായ ആളല്ല, എന്നെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വിട്ടത് പരമാത്മാവാണ്. എന്റെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. ഇതാണ് നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞത്. Modiji has a strange Paramatma. മോദിജി പറയുന്ന ഒരു വിചിത്രമായ പരമാത്മാവാണ് മോദിജി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന His Paramatma makes him take all the decisions in favor of Adani and Ambani. ഈ പരമാത്മാവ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും അദാനി അംബാനിയുടെ പേരിലാണല്ലോ ഈ പരമാത്മാവ് എടുപ്പിക്കുന്നത്. Paramatma tells him, Narendra Modi ji, this morning you are going to give Bombay airport to Adani. പരമാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു രാവിലെ പറയുന്നു, ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ ബോംബെ വിമാനത്താവളം അദാനിക്ക് കൊടുക്കൂ. Okay, now you gave Bombay, now you give Lucknow. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബോംബെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു, ഇനി നിങ്ങൾ ലക്നോ കൊടുക്കും. Good, now you have given 7 airports, now you give power plants. ഇപ്പൊ എയർപോർട്ടുകളെ, വിമാനത്താവളങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തു തീർന്നു, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നിലയങ്ങൾ അത് കൊടുത്തോളൂ അംബാനിക്ക്. Okay, good, now you've done power plants, now to help Adani with defense you do Agniveer. നിങ്ങൾ എല്ലാ പവർ പ്ലാന്റുകളും, അതായത് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദന നിലയങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു, ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? പ്രതിരോധത്തിൽ അദാനിയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അഗ്നിവീർ പദ്ധതി, ഇത് പരമാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തിനും നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. But unfortunately I do not have this luxury because I'm a human being and God does not order me. ശരിക്കും നരേന്ദ്രമോദി പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഈ ഒരു വിശേഷ സൗഭാഗ്യം എനിക്കില്ല. കാരണം നരേന്ദ്രമോദിയോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ പരമാത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്. In fact it is, for me it is much simpler. കാരണം പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെയധികം ലളിതമാണ്. My God is the poor people of India. तो चुनाव भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी के हमले जारी हैं। उधर जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकी हमले की खबर है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में मंगलवार देर रात गांव में छिपे आतंकवादियों की गोलीबारी में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया है। कठुआ में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। फिलहाल सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद जैन ने बताया कि मारे गए दोनों आतंकी सीमा पार से कठुआ के सैदा सुखल गांव में घुसपैठ करके आए थे। रात करीब 8 बजे ये दोनों गांव में दिखाई दिए और एक घर से पानी मांगा। संदेह होने पर ग्रामीणों ने घरों के दरवाजे बंद कर दिए और शोर मचाना शुरू कर दिया। इससे आतंकवादी घबरा गए और हवा में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पास से गुजर रहे कुछ ग्रामीणों पर भी आतंकियों ने फायरिंग कर दी। एडीजीपी आनंद जैन ने बताया कि एक आतंकवादी ने हथगोला फेंकने की कोशिश की, जिसे मुठभेड़ में मार गिराया गया, जबकि दूसरे आतंकी को भी ढेर किया जा चुका है। इनके साथियों की तलाश के लिए तलाशी अभियान चलाया जाए। कुछ पाकिस्तान मेड भी है, कुछ चीजें हैं जो कि ये नया इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि इस इलाके में आया है और ज्यादा आतंकवादियों के छिपे होने की भी संभावना है। सर क्या ये रास्ता भटक गए थे कि ज्यादा और थे, क्या ये उनसे भटक गए थे, बिछड़ गए थे, क्या ये अभी डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन की है। छत्रकला की क्या छत्रकला में अभी रात को आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है
तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया, अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है। वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, वहाँ पर इंजरीज हुई है, लेकिन वो आउट ऑफ तो यहाँ क्या समझा जाए, जो 2 आतंकी थे उनको मार 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। और तो 2 दिनों में क्षेत्र में ये दूसरा आतंकी हमला है। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी एक बस को आतंकवादियों ने निशाना बनाया था, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी और 33 लोग घायल हुए थे। रियासी में हुए आतंकी हमले के घायलों से मिलने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे। जितेंद्र सिंह ने कहा कि रियासी की घटना से आम आदमी को चिंता भी है और गुस्सा भी। आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही इस मामले में भी कार्रवाई की जाएगी। निश्चय ही हर आम नागरिक को उसकी चिंता भी है, उसके लेकर के खुश भी है, लेकिन हम ये आश्वस्त रहे, जैसे मोदी जी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, इसी नियम का पालन करते हुए आगे की कार्रवाई भी निर्धारित की जाएगी। संबंधित संस्थाओं ने इसका संज्ञान भी लिया है। कुछ एक आज प्रातः से हमें सुझाव भी मिले हैं सुरक्षा विशेषज्ञों से। उनका कहना है कि उनका पालन करने से शायद ये संभवतः सुनिश्चित किया जा सके कि दोबारा इस प्रकार की घटनाएं ना हो। उन सुझावों को लेकर के भी चर्चा होगी गृह मंत्रालय में भी संबंधित अधिकारियों के साथ, और आपके माध्यम से यही निवेदन है कि हम किसी तरह का पैनिक ना हो। कल रात को जैसे ही ये काउंटर प्रारंभ हुआ तो हम निरंतर संपर्क में थे। मैं कलेक्टर साहब, एसएसपी साहब, उसके बाद वहाँ पर डीडीएच जैन साहब भी पहुँच गए। उस घर के सदस्यों के साथ मोबाइल को भी संपर्क था, परंतु न मालूम कहीं से ये समाचार चलने लगा कि 2 व्यक्तियों की हत्या हो गई, जिससे बहुत अधिक वहाँ पर उत्तेजना और पैनिक फैल गया। तो हम थोड़ा सा कंफर्म करने के बाद संबंधित लोगों से आगे बात बढ़ाए। साथ ही साथ सुरक्षा बल की प्रशंसा के पात्र हैं कि उन्होंने बहुत लंबा समय ना लेते हुए एनकाउंटर को संपन्न किया है। दोनों आतंकी लिक्विडेट कर दिए गए हैं और इसी प्रकार से चित्रकला में भी चल रहा है एक एनकाउंटर। उसको लेकर के कुछ सुरक्षा संबंधित सुझाव आए हैं जो हमने संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाए। पुलिस और अर्धसेना बल वहां पर होगी। उधर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हमारे पड़ोसी के साथ अभी भी समस्याएं हैं। सैन्य कार्रवाई से ये समस्याएं हल नहीं होंगी। जब तक हम अपने पड़ोसियों से बात नहीं करेंगे, हम इसे हल नहीं कर सकते। You see, unfortunately, we still have problem with our neighbor. And the problem with neighbor will not be solved by military action. No military action has solved anything. Look at what is happening in between Ukraine and Russia. People thought in 2 weeks it will be over. It's the second year now that war continues and destruction continues. And look at the Gaza situation. These things don't solve the problems. Today, United Nations Security Council has taken up now that between Hamas and the Israelis, they will have to find a solution. And this is the way we find that in India also. Unless we talk to our neighbors, we will not be able to solve. तो फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि आतंक के आका पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। सवाल उठता है कि ये कोशिशें तो पहले भी हुई थी, उन कोशिशों से क्या हासिल हुआ और आगे भी क्या हासिल होगा। चलिए अब बात दान धर्म की भी कर ली जाए। राजस्थान में मेवाड़ के कृष्ण धाम श्री सावलिया सेठ जी के मंदिर को 1 महीने में 17 करोड़ से ज्यादा का दान प्राप्त हुआ है। भंडार से निकाली गई राशि की गिनती 4 राउंड में पूरी है। मंदिर में पिछले महीने की ही तरह इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ सोना, चांदी और कैश बतौर दान चढ़ाया गया है। भंडार और ऑनलाइन मिले रुपयों की गिनती के बाद कुल 17 करोड़ 12,74,984 रुपए की राशि मिली है। इस महीने करीब 68 किलो चांदी और 1 किलो 850 ग्राम सोना भी मिला है।
भंडार से 100 ग्राम के 15 सोने के बिस्किट भी प्राप्त हुए हैं। सांवलिया सेठ मंदिर मंडल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि हर महीने दान पात्र की धनराशि की गिनती होती है। इस बार कुल 17 करोड़ की दान राशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल मंदिर प्रबंधन और आसपास के गांव के विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि दान करने से न सिर्फ पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि कोटि कोटि के पापों का भी क्षरण होता है, वो नष्ट होते हैं। शायद यही वजह है कि भारत के मंदिरों को दुनिया में सबसे ज्यादा दान मिलता है। चलिए, इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्षेत्र में लोगों को काफी रुलाने के बाद गर्मी का सीजन अब विदा लेने को है और लोग बड़ी बेसब्री से मानसून सीजन का इंतजार कर रहे हैं। मानसून सीजन के आगमन को लेकर कुछ तैयारियां भी शुरू हुई हैं। जनपद ललितपुर के कस्बा मेहरौनी स्थित आनंदपुर ट्रस्ट द्वारा संचालित अखंड धाम आश्रम में महात्मा अघट युक्ति आनंद के सानिध्य में प्रकृति प्रेमियों की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें इस मानसून सीजन अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने और धरती को हरा भरा बनाए जाने के विषय पर गंभीर चर्चा हुई और आगामी कार्य योजनाओं पर भी मंथन किया गया। इस अवसर पर महात्मा जी ने कहा कि वृक्षों की महत्ता को अब हमें समझना होगा। इस गर्मी के सीजन लोगों को एहसास भी हो गया है कि जिस तरह से निरंतर तेजी से धरती का तापमान बढ़ रहा है, वह आने वाले वर्षों में हमारी अगली पीढ़ी के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे में वक्त आ गया है समय से चेतने का और अपने अपने दायित्वों के निर्वाह करने का। इसी संदर्भ में महात्मा जी ने कहा कि लोगों को जल्द ही अब तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने हिस्से के कम से कम 5 पेड़ लगाना और उनकी उचित देखभाल व संरक्षण करना नैतिक जिम्मेदारी है। मानसून सीजन में बारिश होने के पूर्व ही इसकी तैयारी करनी होगी। पौधारोपण के लिए पहले से गड्ढे तैयार करने होंगे और एक विधिवत रूपरेखा के तहत अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने और लोगों को प्रेरित करने का संकल्प लिया गया। जागरूक नागरिकों से यह अपेक्षा भी की जा रही है कि वह प्राकृतिक संतुलन की दिशा में वृक्षारोपण का महत्व समझें और जन सहभागिता के माध्यम से ही पौधारोपण का यह संकल्प वास्तविकता की धरातल पर सफल साबित हो सकेगा। ऐसे में इस पुनीत कार्य में अधिक से अधिक जन भागीदारी की अपील की जा रही है। ANB न्यूज के लिए ललितपुर से सहयोगी शैलेंद्र नायक के साथ सूर्यकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दिन रायबरेली जनपद के दी थाना क्षेत्र के 12 गांव में हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जितेंद्र यादव के साथ मारपीट के मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संज्ञान लेते हुए आज 6 सदस्यीय टीम जितेंद्र यादव के गांव भेजा है। आपको बता दें कि रायबरेली के सपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव की अगुवाई में आज 6 सदस्यीय टीम जितेंद्र यादव के गांव 12 पहुंची, जहां पर उस टीम ने साक्ष्य संकलन करके उस पूरे मामले की जांच करके जांच रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपेगी। आपको बता दें कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले डी क्षेत्र के 12 गांव में बूथ अध्यक्ष जितेंद्र यादव के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मारपीट का आरोप लगा। इस पूरे मारपीट के मामले में जितेंद्र यादव घायल हो गए थे। इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने दोनों पक्षों से मुकदमा दर्ज करके मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संज्ञान लिया है और इस संज्ञान लेकर के आज विधायकों के साथ यहाँ एक 6 सदस्यीय टीम भेजी है और यह टीम पूरे मामले की जांच रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ अमर प्रताप सिंह, ANB न्यूज रायबरेली।
चुनाव नौगांव से जीतने के बाद असम के मोरीगांव क्षेत्र में आज प्रद्युत बोरले आए हैं और कांग्रेस भवन में एक मीटिंग किया है और देखा जा रहा है कि अभी भी मोरीगांव में प्रद्युत बोरले मौजूद है और उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो चुनाव जीत चुके हैं। और एक बात मैं बता दूं कि मोरीगांव और जागीरोड से उनको कम वोट मिले थे। उन्होंने हमारे एएनबी न्यूज से बात करते हुए कहा है उसका कारण और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद वो क्या करेंगे वो भी हमसे कहा है प्रद्युत बोरले ने। क्षेत्र में आए हैं आप, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, चुनाव का नतीजा निकलने के बाद हम लोग तो सब दिल्ली चले गए थे, हमको बुलाया आया था, लेकिन अभी हमारे पार्लियामेंट का सेशन 24 से शुरू होगा, तो इसीलिए हम तुरंत अपना क्षेत्र में हम आए हुए हैं और हर क्षेत्र का हमारा जो विधानसभा का जो क्षेत्र है, ये विधानसभा क्षेत्र में मैं दौरा कर रहा हूँ। तो आज ये मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में मैं आया हूँ। सबको अपना शुक्रिया, धन्यवाद और सबको बधाई देने के लिए मैं खुद आया हूँ। मोरीगांव और जागीरोड क्षेत्र में आपको थोड़ा कम वोट मिला है, इसका कारण? देखिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये तो होता है, कहीं कम मिलता है, कहीं ज़्यादा मिलता है। मोरीगांव और जो जागीरोड कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमको और ज़्यादा काम करना है, ये मैं चाहता हूँ। इसीलिए मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन को हम सबको हमने बोले हैं कि ये दोनों विधानसभा क्षेत्र में हमको और ज़्यादा काम करना है। वही बता दूं कि रकीबुल हुसैन ने रिकॉर्ड बनाया है। हाँ, जरूर। 10 लाख। हाँ, क्योंकि रकीबुल हुसैन जी का जो क्षेत्र है उसमें 99% हमारे जो धर्मीय, जो हमारे रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी का वोटर्स है और वहाँ सारे लोग जो बीजेपी और AIUDF का जो अपने भागीदारी जो उनका चलता था, वो भागीदारी तोड़ने के लिए AIUDF को वहाँ से निश्चिह्न कर दिया। असम से मैं संगन हीरा, एएनबी न्यूज। हरदोई के मल्लावा थाना क्षेत्र में एक बड़ा ही दुखद हादसा हुआ। एक बालू लदा हुआ ट्रक एक परिवार